नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी के 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे। इस सीखने की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आप एक पेन ले लें और एक कॉपी अपने पास रखें। जब ही आप ये वीडियो देख रहे हों तो उसके की पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट डाउन करिए और उसके बाद आप जाके अपनी बुक को खोल के उसका पुनः रिवीजन तुरंत कर लीजिए ताकि आपका ज्ञान एकदम पुख्ता हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर। आखिर में नंबर सिस्टम है क्या? ये ऐसा सिस्टम जिसमें संख्याओं की गणना हो, यानी कि वस्तुओं की गणना संख्याओं के माध्यम से की जाए, वही कहलाता है नंबर सिस्टम। अब क्या हुआ कि पुराने समय में भी इसका निजात हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है तब भी वस्तुएं रही होंगी, कैलकुलेशन हुआ होगा, उसकी काउंटिंग हुई होगी। तो उस समय जब कैलकुलेशन हुआ यानी काउंटिंग हुई तो सबसे पहले लोगों ने कुछ वस्तुओं को काउंटिंग करने के लिए कुछ नंबर्स का निजात किया। उस समय गणित बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे नहीं था, इसलिए उस समय जिस संख्याओं का निजात हुआ उसको कहा जाता है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। यानी कि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे तो उन्होंने नेचुरल नंबर नाम दिया। तो पहला क्या है? सबसे पहले निकला नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं। अभी प्राकृत संख्याएं है क्या? प्राकृत संख्याओं को एक्चुअली काउंटेबल नंबर से भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु की गणना की जा सके। जैसे कहा गया कि यह मेरे पास एक पेन है, अब पुनः कहा गया यह मेरे पास 2 पेन है, अब तीसरी बार कहा गया यह मेरे पास 3 पेन है। यानी कि हमने क्या किया कि इस 3 पेनों की गणना के लिए ऐसे नंबर को निजात किया जो इनको डिफाइन कर सके कि इनकी संख्या कितनी है। अर्थात हमने 3 एक ऐसी संख्या का डिफाइन किया जिससे ये बता सके कि यह 3 वस्तुएं हैं। तो हमने शुरू कहाँ से किया? तो हमने कहा 1 से शुरू किया। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक हमने काउंटिंग करना शुरू किया। और ये संख्याएं हमने देखा कि निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, ये कभी ख़त्म हो रही है, अर्थात इनफाइनाइट्स तक जा रही। तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट्स तक जाता है। तो आपने कहा सही है। तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर, भाई इसको कोई ऐसा सिंबल है कि भाई नेचुरल नंबर इसको बताया जा सके कि यह नेचुरल नंबर है? क्योंकि नेचुरल नंबर लिखने के लिए तो इतना बड़ा नंबर तो लिखा नहीं जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट्स, तो इसके लिए कोई एक सिंबल होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ सिंबल है। तो डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि जहां पर कैपिटल एन लिखा रहेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि वह नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर मैं कह दूं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 बिलोंग्स टू ये एन, तो यानी कि नेचुरल नंबर में यह 1 है। अब मैं कहा 7, 8, 9, 10 बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन एक नेचुरल नंबर है और उसी नेचुरल नंबर में ये सब नंबर हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह पार्ट पूरा होल बॉडी है और इसमें 9, 7, 8, 9, 10 ये सब नंबर इसी में है। और इतना क्या है? ये
यह नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर के अंदर ये सब चीज़ें समाहित है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। डिनोट करते हैं, आप कहेंगे एन से करते हैं। आइए अब आगे और सीखते हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ी, आप ये जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। अब क्या किया कि नंबर लिखना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही हमने 10 लिखा, हमने कहा ये क्या है, यहाँ तो 0 का जिक्र ही नहीं था कहीं, ये कौन सा नंबर आ गया यहाँ पर। यानी 1 तो हमने पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये 0 कहाँ से आ गया। तो आपने कहा कि 0 कहाँ से आए, तो समस्या ये भी है, क्योंकि अगर 0 के साथ हम इसको मेल करके नहीं लिखेंगे तो अगला नंबर 11 तो आएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ तो ब्रेक हो जाएगी। और कोई भी ऐसी संख्या रेखा नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या रेखा नहीं है जो बीच में ब्रेक हो, यानी कि 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो यानी कि 10 तो बनेगा ही नहीं, 0 नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि हम विद्वानों ने किया है ऐसा कि यहाँ पर 0 वर्ड का निर्माण किया, यानी कि 0 को एक 0 का निजात किया। अच्छा, 0 का निजात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहा कि 0 भी रख लो भाई, तभी तो संख्याएं बनेगी। कहा ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या बनी, होल नंबर। अब ये होल नंबर्स बन गया, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब होल नंबर अगर पूर्ण संख्या है तो इसको डिनोट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। आप कहेंगे कि भाई पहला वर्ड W है, तो डिनोट कर दीजिए W से। यानी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W, कैपिटल W से इसको हम डिनोट कर देते हैं। अच्छा, अब चलिए 2 नंबर्स तो हमको मिल गए, यानी कि हमने नेचुरल नंबर खोज लिया और हमने होल नंबर खोज लिया। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं कि क्या यह नंबर किसी रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, यह नंबर्स, यह सभी नंबर्स एक रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, जिसको बोला जाता है संख्या रेखा। अच्छा, अब संख्या रेखा क्या है, चलिए अब हम कहेंगे संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा क्या है, अभी भी समस्या है। तो एक ऐसी लाइन जो सारी संख्याओं को अपने में क्रमबद्ध करती है, यानी एक ऐसी लाइन जो सभी संख्याओं को अपने में क्रमबद्ध करती है, उसको हम कहते हैं संख्या रेखा। यानी कि ऐसा लाइन होना चाहिए जिसमें ये सारी संख्याएं समाहित हो। तो बोले ठीक है, ये सब चीज़ें तो सही है। फिर समय जैसे जैसे बीतता गया, कहा कि ये तो 0 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक जा रही हैं, लेकिन अगर हम इसमें माइनस टर्म को यूज़ करें तो क्या है, तो आप कहेंगे कि -1 -2 -3 यह भी तो एक संख्याएं के रूप में है। तो आप कहेंगे हाँ, यह भी हो सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब गणित का और ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको माइनस नंबर्स मिले, तो माइनस को भी ज़रूरत पड़ी। अब माइनस की जब ज़रूरत पड़ी
तो आपने उसको क्या किया, कहा उसको भी एक शामिल कर लीजिए। चलिए ठीक, तो आपने लिखा 0 ± 1। चलिए यहां पर लिखते हैं इस तरह से, एक हमने लाइन बनाई, एक हमने यह लाइन बना दी। अब क्या कर रहे हैं हम कि इस लाइन पे यहां पर 0 लिख दिए, यहां पर 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ती जा रही। लेकिन जब हमने बैकवर्ड की बात करी, यानी कि फॉरवर्ड में राइट वर्ड में हमने मूवमेंट किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, और लेफ्ट वर्ड मूवमेंट करेंगे निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, एंड -इनफाइनाइट तक, एंड सो ऑन -इनफाइनाइट तक। तो ये क्या संख्याएं हुई? तो भाई इसका भी नाम कोई होना चाहिए। तो विद्वानों ने इसका एक नाम दिया, इसको बोला गया आपका इंटीजर्स। अर्थात पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं अब क्या होगी? तो आप कहेंगे कि भाई इसमें आप नेचुरल नंबर रख लीजिए, होल नंबर भी रख लीजिए, और माइनस के नंबर को रख लीजिए, तो पूर्णांक संख्याएं बना दीजिए। तो यानी कि पूर्णांक संख्याएं कौन से होंगे? तो आप कहेंगे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी अनंत तक लिख दीजिए, यही इसके इंटीजर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्या करता है कि इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया। अब कहा कि क्या ये इंटीजर्स को हम इसी तरह से लिखेंगे? क्या नहीं, अब इसका भी तो नाम दिया जाना चाहिए। तो विद्वानों ने इसका नाम दिया डिनोटेड बाय जेड। जेड जर्मन भाषा का जहलिन शब्द से लिया गया है। जहलिन का मतलब होता है काउंटिंग करना, गणना करना, यानी कि उसको काउंटिंग करते हैं तो उसको जहलिन शब्द कहते हैं, जर्मन भाषा का है, उसी से लिया गया है गणना यानी गिनना। कभी कभी इंटीजर्स को आई के रूप में भी लिखते हैं, जेड और आई के रूप में। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 0 से यहाँ इनफाइनाइट राइट वर्ड मूवमेंट कर रही है, 0 से लेफ्ट वर्ड मूवमेंट कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बिलोंग्स टू जेड, या आई आप लिख सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया। क्या इसके बाद भी कोई नंबर हो सकता है? तो आपने कहा हाँ, कि अगर हमने कुछ ऐसे लिख दिया हो 3/2, तो इसको कौन सी नंबर की श्रेणी में लिखेंगे? तो विद्वानों ने लिखा 3/2। अब कहा इसको कौन सी श्रेणी में लिखेंगे? तो कहा कि भाई यह तो p/q के रूप में है। अब यह तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर है, नहीं। आप कहेंगे होल नंबर, नहीं। आप कहेंगे इंटीजर्स है, आप कहेंगे नहीं है। तो भाई इसका नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि एक नाम इसको भी दे दीजिए। चलिए ठीक, क्या नाम दिया इसका? तो आप कहेंगे इसका नाम दिया है आपने रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। अच्छा, रेशनल नंबर है क्या चीज़, अब इसको देखते हैं। ऐसे नंबर्स जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशनल नंबर को आए कहाँ से, क्या चीज़ है। तो रेशनल जो शब्द बना है इसका मतलब है यह रेशियो से, रेशियो से इसका ओरिजिन हुआ है। रेशियो मतलब क्या है, यानी कि ऐसा नंबर, जैसे हमने कहा 2:3, 4:5, ये दो चीज़ें रेशियो की है, यानी कि दो नंबर्स रेशियो में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3, 4:5, आराम से लिख सकते हैं। तो यह क्या टर्म हुआ, इसको हमने मान लिया p, इसको मान लिया q, और इसको भी मान लिया p, और इसको मान लिया q। तो दोनों आप देख रहे हैं यह इंटीजर्स हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ ये तो दोनों इंटीजर्स हैं। दोनों क्या है, आप कहेंगे ये तो दोनों इंटीजर्स हैं। तो क्या यह रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे एकदम करेक्ट है, यह रेशनल नंबर है और परफेक्ट रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन और कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो आप कहें कि और कंडीशन क्या बन सकती है, तो आप कहेंगे कि अगर हमको लिखना हुआ कि 1/1:2, तो आप कहिए कि 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कहा गया कि 0:2 लिखना पड़ा, तो आप कहेंगे कि भाई 0/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। आप कहेंगे दिक्कत है ही नहीं एकदम। लेकिन क्या यह इंटीजर्स है, तो आप कहेंगे हाँ इंटीजर्स है, यानी कि ये इंटीजर्स हैं। रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 0। समझ में आया। अच्छा, तो अब यहां से क्या बोल रहा है ये, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस 0 एक रेशनल नंबर है। यानी कि 0 अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर्स रहेगा, तो वहां पर 0 की वैल्यू आएगी 0, यानी कि 0 बाई एनी इंटीजर्स, तो रिजल्ट होगा 0, यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है। यहां तक ये क्लियर हुआ फंडा आपका। आप कहेंगे एकदम सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि यही संख्या हम कहें कि कुछ इस प्रकार लिखें 2/0, तो आप जानते हैं कि यह तो इंटीजर्स है, यह भी इंटीजर्स है, बट इनका जो रिजल्ट आता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या इनफाइनाइट्स इंटीजर है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट्स इंटीजर है ही नहीं, यानी कि हम कहेंगे इनफाइनाइट्स नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आपने कहा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो एक परिभाषा यहां से और निकली। एंड अभी क्या कह रहा है, P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर्स, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। बस यही टर्म है, यानी कि रेशनल नंबर उस नंबर्स को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q 0 ना हो, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q एक इंटीजर्स हैं, तो q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 आने के बाद रिजल्ट इनफाइनाइट बनता है, इसलिए 0 हम नहीं रखते। तो आप कहेंगे क्या ए नंबर्स इंटीजर्स हैं? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज़ें हैं आप अपने बुक पे उतारते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। आप कहेंगे कि तो 1/2 ये भी रेशनल नंबर है, करेक्ट, ये भी सही है। तो आप कहेंगे 3/4 भी रेशनल नंबर है, आप कहेंगे वो भी सही है। आप कहेंगे -3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर है, इसको
1 भी लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे -7/24 यह भी रेशनल नंबर है। आप कहेंगे करेक्ट है, रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे कि 0/7 भी रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे हाँ, 0/7 भी रेशनल नंबर है, यानी कि यह सब रेशनल नंबर है, यानी कि रेशियो वाले ये रेशनल नंबर है और इस थ्योरम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे, तो यानी कि ये रेशनल नंबर है। चलिए यहाँ तक तो हमने सीख लिया रेशनल नंबर। अब आगे की बात आती है इरेशनल नंबर क्या चीज़ है। भाई सीधा तो हमने सीख लिया, तो उल्टा भी तो होना चाहिए। चलिए अब सीधे इसी का उल्टा कर देते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या अब सीधे उल्टा है, ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी कि p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में ना लिखा। यहां पर क्या था, p/q के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन यहां पर p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमने कहा ऐसी कौन सी संख्या है भाई जिसको हम लिख ही नहीं सकते p/q के रूप में। तो आपने कहा कि √2 ले लो, एग्जाम्पल √2। हमने कहा ये कौन सी समस्या आ गई, ये कहाँ नंबर है, क्या ये नंबर लाइन पे नंबर है? तो आप कहेंगे अगर यह अपरिमेय संख्या है और नंबर्स में है ये, तो यह जाहिर सी बात है यार नंबर लाइन पे होगा। तो कहा ठीक है, चलिए √2 को मान लिया। तो अगर √2 को मान रहे हैं तो √3 भी होगा, √4 होगा। तो आप कहेंगे √4 तो होगा नहीं, क्योंकि √4 2 के रूप में बनता है और 2 एक नेचुरल नंबर इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में तो √ की आई ही नहीं, टर्म ही नहीं आई। यानी कि जब p/q के रूप में लिख रहे हैं तो भाई ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर हम इंटीजर्स लिख सकते हैं, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर है, यानी कि यह रेशनल नंबर है। यानी कि √4 इरेशनल नंबर नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो यानी कि इसको हम काट देते हैं यहाँ से, यह इरेशनल नंबर नहीं है, यह परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे कि फिर तो भाई जब उस टर्म को नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीजर्स में है नहीं, यानी कि ऐसे संख्याएं जो इंटीजर्स में नहीं है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स का ही तो लिखा गया है p/q के रूप में। तो आप कहेंगे करेक्ट है, इंटीजर्स √7 भी नहीं है, यह भी इरेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे पाई कहाँ है, तो आप कहेंगे पाई भी इरेशनल नंबर है, लेकिन कभी कभी पाई को तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं 22/7। कहे हाँ, पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, बट अप्रोक्स वैल्यू आर पाई इक्वल टू 22/7। अब इसको लिखते क्या है, पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, यानी कि इसकी वैल्यू 22/7 नहीं है, बट अप्रोक्स है, यह सन्निकट मान है। पाई अप्रोक्स 22/7 ये सन्निकट मान है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7। इसलिए यह रेशनल नंबर है, बट इरेशनल नंबर है। बट अगर हम 22/7 लिखते हैं तो 22/7 क्या है, 22 तो इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, दैट मीन्स आप प्रूव्ड कि यह रेशनल नंबर है।
तो हम रेशनल नंबर की श्रेणी में लिख देंगे, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू को हमने रखा है। लेकिन इस फॉर्म में अगर लिखा रहेगा तो हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई के रूप में लिखा रहेगा तो हम रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ देखते हैं कि अब आगे क्या कह रहा है ये चीज़ें। अच्छा, अब क्या एक चीज़ और इसी टर्म में समझते चलते हैं, एक चीज़ और यहीं पर समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां रिमूव कर रहे हैं। अब हमने कहा कि रेशियो क्या है। रेशियो दो संख्याओं का ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल और केवल एक कॉमन हो, अर्थात उनमें HCF एक हो। जैसे 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3:4। इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन 3:1 लिखा गया है और ये लिखा गया है 4:1। दोनों में केवल एक ही कॉमन है, बस। ऐसी संख्याएं जिसमें कॉमन केवल एक हो, यानी कि हम कह सकते हैं इसका HCF 1 हो। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका गुणनखंड क्या है, तो आप कहेंगे एक है। तो रेशियो की संख्याएं। चलिए, अब अगर हम इसको इस तरह से लिखे हैं तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 6/8। क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9/12। क्या हम इसको लिख सकते हैं 48। आप कहेंगे हाँ करेक्ट लिख सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट होगा वो x ही होगा, कोई भी चेंजेस होंगे नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस सिस्टम को कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए, अब यहां देखते हैं यही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसको कहते हैं, क्योंकि यह इसके समतुल्य है, अर्थात समतुल्य परिमेय संख्याएं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अर्थात समतुल्य परिमेय संख्याएं, यह इसके बराबर है, यानी कि इसका रिजल्ट जो होगा वो x ही आएगा। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या संख्याएं होती हैं। अब हम यहीं से एक चीज़ और देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है, इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ऐसे संख्या जिसके केवल और केवल ओनली और ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर हो, जैसे हम कहेंगे 3 इक्वल टू 3 × 1, ये क्या है, प्राइम नंबर है। आप कहेंगे 5, तो 5 × 1 ये प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे 4, तो इसके क्या है, 2 × 2 × 1, यानी कि इसके 3 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर फिर क्या है, तो आप कहेंगे 7, 7 × 1, 8 है क्या प्राइम नंबर। तो आप कहेंगे 2 × 2 × 2 × 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो यानी कि प्राइम नंबर के लिए एक तो सेल्फ होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए, बस 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक सेल्फ होना चाहिए, दूसरा 1 होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर कहलाते हैं।
आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। ओनली और ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए तो ही प्राइम नंबर होगा। अच्छा, प्राइम नंबर के साथ एक शब्द और लगा रहता है, कहीं कहीं आप देखते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या चीज़ है, आइए उसको समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एज एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 11, 13 एज शो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर है। अब आता है को प्राइम नंबर। अब भाई ये बताइए को प्राइम नंबर क्या है। अब ये तो एक और समस्या आ गई, को प्राइम नंबर। तो आप कहेंगे को प्राइम नंबर का मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो सहयोगी हो लेकिन उसके भी करैक्टर उसी तरह से ही रन करे, मतलब दोनों सिमिलर होना चाहिए। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि चोर की दोस्ती चोर के साथ ही है, पुलिस की दोस्ती पुलिस के साथ है, यानी कि उनमें सेम फैक्टर वही होने चाहिए, तभी मामला सेट होगा। तो आप कहेंगे ये कैसे होगा, कौन कौन से नंबर हैं? तो आप कहेंगे 1 और 2 ले लीजिए, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? तो आप कहेंगे 1:1 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखते हैं 2:1। अब कॉमन क्या है इसमें? तो आप कहेंगे 1 कॉमन है, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक को प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे कि तब तो हम कह सकते हैं 3 और 5 ये भी को प्राइम नंबर होंगे। आप कहेंगे आपको और से यार ये भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि HCF इसका भी यही है। तो क्या 6 और 8 को प्राइम नंबर हैं? तो आप कहेंगे 6 को क्या लिख सकते हो, 2:3:1, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2:2:2:1। तो कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है और दूसरा यह कॉमन है, यानी कि एक 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, और कॉमन कितना होना चाहिए, ओनली 1। यानी कि ऐसे नंबर जिसमें केवल एक कॉमन हो वही उसका को प्राइम नंबर होगा। तो आप कहेंगे अगर मैं लिख दूं, चलिए यही लिख देता हूं, अगर मैं लिख दूं 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है? चेक कर लो भाई, 3 को क्या लिख सकते हो, 3:1। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हैं 2:2:1। कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे भाई कॉमन तो एक ही है, यानी कि HCF क्या है, आप कहेंगे 1। दैट मीन्स आपको प्राइम नंबर। आप देख रहे हैं कि यह प्राइम नंबर है बट यह प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ वहाँ पर कह रहे हैं कि ओनली और ओनली 2 फैक्टर, और इसमें से एक वह हो, एक स्वयं इटसेल्फ हो, यानी एक होना चाहिए। और यही समस्या यहाँ भी क्रिएट हो रही है कि एक ही होना चाहिए, तभी तो प्राइम नंबर का फैक्टर ही चलेगा। तो आप कहेंगे हाँ, को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर्स जिसका HCF 1 हो, अर्थात एक ही चीज़ कॉमन हो 1, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट, आइए हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? यदि 0 रेशनल नंबर है तो ये बताइए, पहली बार पूछ रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर, और अगर है तो प्रूव्ड करिए। दिया भी है P and Q belongs to इंटीजर और Q
डज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूव्ड करिए। तो आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे 1 2 3, होल नंबर आप कहेंगे 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। अब जब हम इंटीजर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इंटीजर के अंदर तो 0 है ही, और इसी 0 का हमको काम है। यदि हम कहें कि p इक्वल टू 0, तो क्या p इंटीजर है? तो आप कहेंगे हाँ इंटीजर है। और हमने कहा कि q इक्वल टू एनी इंटीजर, इंटीजर में कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो चल जाएगा। लेकिन अगर p को हमने 0 मान लिया, p को कहा कि 0 है, 0 इंटीजर में आ रहा है, तो हम कहेंगे p बाई क्यू। इस फॉर्म में हमको लिखना है। यदि यह इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा तो यह रेशनल नंबर होगा। तो p के स्थान पे हमने 0 लिख दिया और q के स्थान पे हमने एनी पॉइंट लिख दिया। अब हमने देखा रिजल्ट जो हमारा बन रहा है वो 0 बन रहा है, और 0 एक इंटीजर के रूप में है, यानी कि इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। तो यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है। अब यहां से प्रूव्ड हुआ कि 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। चलिए आइए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। बुक से देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन हम इसको बता रहे हैं। यानी कि कह रहा है 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए। सिक्स रेशनल नंबर चाहिए। अब कह रहा है कि अगर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, 2 तरीके से बताते हैं अब कैसे निकलेगा। 6 रेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले क्या करिए कि 6 + 1 = 7। तो आपने 6 में एक जोड़ दिया, यानी कि अगर हम कहेंगे n + 1 = n + 1 और डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू एनी नंबर, जो भी नंबर है ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी देखिए ये कैसे हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। 7, अगर हमने कहा कि 3 में 1 से गुणा कर दें और 4 में 1 से गुणा कर दें, 4 में 1 से गुणा कर दें, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि एक ऐसा नंबर है सिंगल 1 जिससे किसी भी संख्या में गुणा करिए या किसी संख्या में भाग करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। तो यानी कि हम इसको @3 भी लिख सकते हैं, @4 लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर लिखें 7/7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर मैं लिख दूँ 7/7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी। चलिए, तो हमने कहा कि अगर मैं यहीं पर लिख दूँ 3 × 7/7, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मतलब भी एक ही है। तो यहाँ पर हो गया 21/7 और यहाँ पर हो गया 28/7। 2 संख्याएं हो गई हमारी, और सेम उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 7 × 4 = 28,
और 3 7 21। अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर है आराम से निकाल सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रेशनल नंबर इसको प्राप्त कर लिया। और 6 रेशनल नंबर ही नहीं, आप इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी आप जितना आप कल्पना कर सकते हैं उतना भी रेशनल नंबर इसमें है। तो हमको 6 अडॉप्ट करना था, हमने 6 यहाँ पर कर लिया। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, हमने इसमें रेशनल नंबर प्राप्त कर लिया। आइए अब और कोई और तरीका देखते हैं कि जैसे रेशनल नंबर हम प्राप्त कर सकें। हमने इस फंक्शन से तो प्राप्त कर लिया। अब अगर हम कहते हैं कि और कोई तरीका बताइए, तो हम दूसरा तरीका इसको अपनाते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया। यहां हमने लिख लिया 3 और यहां लिख लिया 4। आप देख रहे होंगे कि यह नंबर लाइन ड्रा है, यानी कि इस पर हम नंबर देंगे। तो इसको 10 भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 4 लिख दीजिए। और कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या करना है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 इस तरह लिख दीजिए। फिर एक पॉइंट आएगा, 4 आ जाएगा, यानी 10 पार्टों में डिवाइड है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 31/100 10 सॉरी 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10 37/10 38/10 39/10 एट सो ऑन। फिर 4 आ जाएगा। अब बताइए, ये रेशनल नंबर नहीं है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर है। हमको 6 की ज़रूरत थी, तो हम इसमें से 6 को उठा के यहाँ पर रख लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रेशनल नंबर यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। ये हमारे 6 रेशनल नंबर। अगर वो कहता है हमको नॉन रेशनल नंबर चाहिए, 9 रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर उठा लीजिए, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है और p एंड q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूरे फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये चीज़ 6 रेशनल नंबर हमारे मिल गए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक है 3/5 और 4/5 के बीच में है। अच्छा, 3/5 4/5 के बीच में कितनी रेशनल नंबर चाहिए आपको? कह रहा है इस बार 5 रेशनल नंबर चाहिए, यानी 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर आप इससे भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आराम से इसको रेशनल नंबर ऐसे पुटअप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में जो बुक्स में है वो इस तरह से है थ्योरम्स पे। अब 5 रेशनल नंबर हमें जो चाहिए, तो हम कहेंगे 5 + 1 = 6 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6 = 1, यानी 6 को हमको 1 बनाना है तो 6 से ही उसमें भाग देना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 3/5 इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1 से गुणा कर दो, और 1 से गुणा का मतलब है 1 से गुणा कर दो। फिर क्या करते हैं, यहाँ 4/5 लिखते हैं,
1 से गुणा कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। तो हमने कहा 3/5 इंटू 1 की जगह हम 6/6 कर दें, कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है ये। और यहाँ भी 6/6 कर दें, क्या कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये हो गया 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। ये क्या हो गया 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। आप ध्यान दीजिए कि 18/30 और 24/30 मिल गया हमको 2 नंबर। यानी कि अगर ये 2 नंबर हमको मिल गए तो इनके बीच में रेशनल नंबर हमको ज्ञात करना है। यानी कि अगर मैं कहूँ 18/30 और 24/30, इनके बीच का रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए 5 रेशनल नंबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसके बीच की संख्याएं हैं कि नहीं? आप कहेंगे ऑफ कोर्स हैं, तो यानी कि 5 रेशनल नंबर यहाँ पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी आपका आंसर निकल जाएगा। ये चीज़ें आई हो आपके समझ में आई होंगी। तो चलिए, अगर नंबर लाइन पे हम ड्रा करते हैं तो कैसे हम ड्रा करते हैं, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर नंबर लाइन के हिसाब से अगर हमको रेशनल नंबर चाहिए तो हम चेक करते हैं कि कैसे हम रेशनल नंबर लाइन पे ड्रा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब करना क्या रहता है कि हमको P/Q को फॉर्म केवल देखना है और P एंड Q इक्वल टू इंटीजर के रूप में देखना है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको 1.5 नहीं 1.6 सॉरी, इसको लिख सकते हैं 1.6। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको 1.6 नहीं लिख सकते हैं, वो 6 लिख सकते हैं केवल 0.6। इसको क्या लिख सकते हैं 0.8। दो चीज़ें हम लिख सकते हैं, यानी कि पास में लिख दें इसको, हम नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। 0.8 क्योंकि 0 बढ़ाएंगे 5 8 40 कट जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं ध्यान से, इनके बीच में हम 10 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसके बीच में 0.7 कहीं है, इनके सेंटर में है कोई 0.7। हमको क्या करना है, हमको बस यही ज्ञात करना है कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, अब यहीं पर आप इसको पुटअप कर लीजिए वैल्यू और अपना काम हो जाएगा। नंबर लाइन कर लीजिए, 0.6 यहाँ है, कहीं यहाँ होगा 0.7 और यहाँ होगा 0.8, कुछ इस प्रकार होगा। आप इस पर लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ 10 भागों में बांट लीजिए, यहाँ पर होगा 0.61, यहाँ 0.62, इस प्रकार 0.63, 0.64, इस तरह बढ़ते बढ़ते 0.65, एक बार 0.70 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 7 रहेगी। तो हम इसको 10 पार्टों में बांट लिए, यानी कि हमने 5 को लेना था, हमने 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिख देंगे 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। अब देखिए इसके बीच में ये रेशनल नंबर्स मिल गए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब अगर इस तरह से आपने देखा कि 5 रेशनल नंबर हमको चाहिए, 5 रेशनल नंबर मिल गए। अब देखिए आपका थ्योरम्स जो करता है नंबर लाइन का, उसको भी समझ लेते हैं। इसी समय आपने नंबर लाइन ड्रा किया, जो आपका थ्योरम्स था उसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि इन नंबर लाइन के बीच में, यानी कि अगर हम इसको ए मान रहे हैं, ए
इसको b मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो कुछ यहाँ का बीच का सेंटर का नंबर आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 सेंटर का नंबर आ जाएगा, एक नंबर ये आ गया। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया है x। अब इसको अगर हमने c मान लिया तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने y मान लिया, यानी कि एक नंबर यहाँ पर y मिलेगा। तो इसी प्रकार फिर हमने क्या किया, यहाँ सेंटर का नंबर लेने के लिए y प्लस सी बाई 2 कर दिया, यानी इस सेंटर का नंबर मिला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इस सब दोनों नंबरों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो इसका नंबर मिलेगा। तो आप कहेंगे 0.6 प्लस 0.7 बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 7/13 बाई 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसको भी जोड़ते हैं तो 8 7 15, तो 0.15 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अब क्या करना है कि अगर फिर इनके बीच का निकालना है तो चलिए ठीक है, इनके बीच में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा कि 0.95 बाई 2, तो ये सेंटर वाला ये मान आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि अगर यह सिद्धांत सही है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.7 आना चाहिए। आप कहेंगे एकदम करेक्ट, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो शायद 0.7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या बनेगा, तो 28 बन जाएगा। 28 बाई 2 करेंगे तो 0.17 बाई 2 हो जाएगा, और 0.14 बाई 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 0.7, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0.7 है, यानी कि यह संख्याएं करेक्ट है। तो अगर आपको उठानी है यहाँ से संख्याएं तो आप ध्यान से देखिए, इसको आप रिमूव कर दीजिए। चलिए, एक नंबर तो आपका ये हो गया, एक नंबर, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, पांचवा नंबर आपको रिमूव करना है, आपको निकालना है। तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, एक तो प्रूफ के लिए था। यहाँ से फिर दोनों को जोड़िए, कुछ यहाँ पर जो नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके इस वेन डायग्राम से हम इसको समझते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम में क्या किया है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर है, फिर उसके बाद इंटीजर है, फिर आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। उसके अंदर जो है इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। तो आइए अब इसको हम करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये कह रहा है। अब ध्यान देते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर यानी कि यह संख्याएं 1 2 3 होल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से 0 1 2 3, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, यानी होल नंबर के अंदर है यह, यानी कि यह करेक्ट सेंटेंस करेक्ट कह रहा है। यानी कि होल नंबर के भीतर है नेचुरल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, यानी कि यह करेक्ट है सेंटेंस। ऑप्शन नंबर
एक जो है करेक्ट है, यानी कि पहला कथन स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ध्यान देंगे एवरी इंटीजर, तो सबसे पहले क्या है कि आप इंटीजर को पकड़िए। इंटीजर क्या है, तो आप कहेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब इंटीजर्स हैं। यानी कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर है, यानी कि होल नंबर के अंदर सभी इंटीजर नहीं हैं, कुछ इंटीजर तो बाहर भी हैं, यानी कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। यहाँ कह रहा है एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि यह स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर तो होंगे नहीं, तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हुए नहीं, यानी कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर यानी कि जो भी p/q के रूप में लिखा गया, एवरी रेशनल नंबर। अब कहो कि यहां पर कोई रेशनल नंबर है x, y, z, कोई रेशनल नंबर है, तो क्या यह इंटीजर के अंदर है? आप कहेंगे इंटीजर के अंदर है ही नहीं। क्या ये होल नंबर के अंदर है? तो आप कहेंगे यह होल नंबर के अंदर भी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर नहीं, एवरी रेशनल नंबर अभी कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या होल नंबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं छूटी हुई हैं जो होल नंबर के अंदर नहीं है, तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट गलत है।